सभी मित्रों को नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे की इस 44वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, 2020 गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे ने वैश्विक महामारी के इस दौर में विचार विमर्श की इस श्रृंखला को नियमित बनाए रखने की दृष्टि से इस तकनीक का उपयोग करते हुए एक अभियान शुरू किया, मीडिया और उससे जुड़े हुए विषयों पर नियमित रूप से विचार विमर्श और संवाद की श्रृंखला को कायम रखा जा सके। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल मेहता। प्रोफेसर मेहता इस मंच पर पूर्व में भी उपस्थित हुए हैं। प्रोफेसर मेहता मूलतः एक शिक्षक हैं। इनका अध्ययन अध्यापन का एरिया वाणिज्य विषय है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 4 दशक तक आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। वाणिज्य और प्रबंधन, इन विषयों के विभिन्न क्षेत्रों के आप विशेषज्ञ हैं। लगभग 1 दर्जन पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और दर्जनों शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद आपने 1 वर्ष तक जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया और वर्तमान में देश में महिला शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज, वहां आप प्रबंधन के प्रोफेसर के रूप में पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर मेहता अध्ययन अध्यापन के साथ साथ एक प्रशिक्षक के रूप में भी देश भर में जाने जाते रहे हैं। व्यक्तित्व विकास के अनेक आयामों पर आपने नियमित रूप से न सिर्फ अकादमिक संस्थाओं में वरन कॉरपोरेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके कर्मचारियों को भी आपने प्रशिक्षित किया है। राजस्थान पुलिस एकेडमी में वर्षों तक आप प्रशिक्षक के रूप में जाते रहे। भारतीय जीवन बीमा निगम आदि अनेक ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपक्रम हैं जहां आप नियमित रूप से व्यक्तित्व विकास के विविध पहलुओं पर प्रशिक्षण का काम करते रहे हैं। आपके प्रशिक्षण के अनेक आयाम हैं, समय प्रबंधन से लेकर के नेतृत्व क्षमता, सुखी और हैप्पीनेस लाइफ जीवन में किस तरह से हम प्राप्त कर सकें। न जाने ऐसे कितने ऐसे पक्ष हैं जिस पर आप नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व अनिल जी से मेरी बात हुई, मुझे लगा कि एक अच्छा विषय हो सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मुझे लगता है जीवन में हर क्षण कहीं न कहीं महत्व है और जब सभ्यता की शुरुआत हुई होगी तभी से संचार के उस महत्व को हमने महसूस किया होगा। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, उस समय भी व्यक्ति भावनाओं के आधार पर कहीं अपने आप को, अपने उल्लास को, हर्ष को, विषाद को व्यक्त करते रहे। वहां से जो हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, सभ्यता ने अनेक करवट लिए और हम संचार के अनेक पहलुओं से परिचित होते रहे। चाहे विषय मीडिया का हो, चाहे प्रबंधन का हो, वहां संचार की अपनी एक महत्ता हमेशा से बनी रही है। संचार के अनेक रूपों से हम लोग आए दिन रूबरू होते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सोते उठते बैठते, इवन नींद में भी सपने देखते रहते हैं, अपने आप से हम संवाद करते रहते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में संवाद स्पॉन्टेनियस या किस प्रकार से आत्मीय हो सकता है। क्लासरूम में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में संवाद किस तरह से होता है। और अब जब मास कम्युनिकेशन के इतने माध्यम आ गए हैं तो संवाद की अपनी एक विशेष तरह की परंपरा शुरू हो गई है और सोशल मीडिया ने तो शायद सारे प्रतिमान बदल दिए। तो ये संचार किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकता है, इस विषय को लेकर के प्रोफेसर अनिल मेहता
आपसे अपने अनुभव शेयर करेंगे। प्रोफेसर मेहता अनेक प्रशिक्षण से जुड़ी हुई संस्थाओं के न सिर्फ आजीवन सदस्य हैं, वरन उनके ऑफिस बेरर पदाधिकारी के रूप में भी अपना इन्होंने एक विशेष क्षेत्र बनाया है। मैं प्रोफेसर मेहता से अनुरोध करूंगा कि आज के इस वेबिनार को आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर वैयक्तिक संचार, यह विषय किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकता है, किस तरह से वो कौन सी ऐसे सूत्र हो सकते हैं जो हमारी उन कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और हम अपने परिवार में, मित्रों के बीच, समाज के बीच में किस तरह से बेहतर संचार स्थापित करते हुए एक सद्भावनापूर्ण, भातृत्वपूर्ण माहौल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वो कौन से सूत्र हो सकते हैं, किस तरह की वो तैयारी हो सकती है, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित हैं हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर अनिल मेहता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भानावत, मेरा बड़ा विस्तार से परिचय देने के लिए। सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा आपको कि आपने कम्युनिकेशन टुडे पत्रिका के माध्यम से मीडिया शिक्षा को एक नया आयाम दिया और साथ ही न केवल पत्रिका के माध्यम से, लेकिन साथ ही गत लगभग 2 वर्षों से लगातार वेबिनार्स आयोजित करके आपने मीडिया शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनल्स को और विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले बहुत सारे साथियों को आपने अलग अलग विषयों से रूबरू कराया। निश्चित तौर पर आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आज का हमारा जो विषय है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका संबंध न केवल मीडिया जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसका संबंध एक आम व्यक्ति से है। जीवन के ऐसे 3 क्षेत्र हैं जहां किसी भी व्यक्ति की सफलता मूलतः इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। पहला क्षेत्र आपके वैवाहिक संबंध। पति पत्नी के बीच में हमेशा प्यार मोहब्बत रहेगी या तकरार रहेगी, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे लोग आपस में कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। शायद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो शायद हस्बैंड वाइफ ही है। नंबर 2, आपके सामाजिक संबंध। समाज में आपका लोगों के साथ कितना जुड़ाव होगा, आपके कितने अधिक मित्र बनेंगे, साथ ही साथ आपके संबंध लोगों के साथ कैसे होंगे, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर। और नंबर 3, जिस संस्थान, जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका अपना स्वयं का बिजनेस है, रोजगार है, चाहे आप मीडिया जगत में काम कर रहे हैं या किसी और संगठन में काम कर रहे हैं, आपके अपने सहयोगियों के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, यह भी बहुत कुछ निर्भर करता है इस बात पर कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक संबंध, सामाजिक संबंध और संगठनात्मक संबंध, ये सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी और विशेष तौर पर
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। भानावर जी ने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास। यदि आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि संचार कब शुरू हुआ था, तो शायद तिथिवार इसके इतिहास को जानना संभव नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बहुत प्राचीन रहा है। मुझे एक फिल्म यहां पर याद आ रही है जिसका जो बहुत लोकप्रिय फिल्म थी अपने जमाने की, मैंने प्यार किया। हालांकि उस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन एक गाना बहुत ही लोकप्रिय है आज भी, कबूतर जा जा जा। उस कबूतर का भी काम शायद यही था कि संदेशों का आदान प्रदान करता था। यानी एक जमाना वो था जबकि संदेशों के आदान प्रदान के लिए पक्षियों का इस्तेमाल होता था, और आज तस्वीर बदल चुकी है और आज हम अपने कक्ष में बैठे हुए एक माउस क्लिक के माध्यम से सारी दुनिया से जुड़ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि कबूतर युग से कंप्यूटर युग तक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती चली गई है। वैसे तो विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन जैसी चमत्कारिक और क्रांतिकारी प्रगति संचार के क्षेत्र में आई है, शायद किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती, जहां की हर 2 और 3 वर्ष में या 4 वर्ष में, उसके पहले ही पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। और इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड की, उसके बाद में आऊंगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर। जो शब्द है कम्युनिकेशन शब्द, ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनस से आया है, और कम्युनस का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है शायद बहुत नजदीक है, वो है कॉमननेस। और कॉमननेस का जो हिंदी अनुवाद है वो है समानता, तारतम्यता, एक रूपता स्थापित करना। यानी एक व्यक्ति कुछ जानता है और दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, और जब कम्युनिकेशन होता है तो दूसरा व्यक्ति भी वो बातें जान पाता है जिसकी जानकारी पहले व्यक्ति को थी, और दोनों के मध्य एक वैचारिक तारतम्यता बन जाती है। और यही शायद कम्युनिकेशन का उद्देश्य भी है। यहां अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण उन समस्त चीजों का योग है जिसे एक व्यक्ति तब करता है जबकि वह दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करना चाहता है। यह अर्थों का पुल है। इसमें कहने, सुनने और समझने की एक निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। संप्रेषण सूचनाओं का, तथ्यों का, विचारों का, सम्मतियों का पारस्परिक आदान प्रदान है ताकि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। वैसे लगता बड़ा आसान है कि हम सब लोग रोज कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत होती ही रहती है, लगातार होती है। यदि आप कोई ऐसा शोध करें कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी देर तक लोगों से रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे समय का अधिकांश भाग आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ बातचीत में ही गुजरता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस बातचीत के दौरान हम लोगों के और करीब आ पाते हैं, संबंधों में मधुरता आती है, और जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी ही कुछ कमियों या गलतियों की वजह से, और कभी कभी जब दूसरे व्यक्ति में संप्रेषण कौशलता नहीं होती, तो उस वजह से भी कई बार संबंधों में कुछ गर्मी आ जाती है, कटुता बढ़ती है, कुछ कुंठा पैदा होती है, और
उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिन्हें कि हम प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है, और हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण के बहुत सारे आयाम हैं। शायद एक सत्र में उन सारे आयामों को समेटना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हम कुछ बातों पर अवश्य हम ध्यान दे सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा जुड़ाव दूसरे व्यक्तियों के साथ बेहतर हो सकता है, और निश्चित तौर पर हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं जिनका संबंध सीधे व्यक्तियों के जुड़ाव के साथ है, और इंटरपर्सनल स्किल्स या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये बातें बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करती है। जिन बातों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं ये बिल्कुल नई नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत साधारण है, लेकिन आप ये स्वीकार करेंगे कि यही कुछ बातें हैं जिनको कि हम कभी कभी जाने अनजाने में जिनकी उपेक्षा हो जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते, और उसी वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि आपको बेहतर कम्युनिकेशन करना है तो आपको निश्चित तौर पर इंटरपर्सनल स्किल्स पर और अपने व्यवहार पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हमारा बिहेवियर और हमारी दक्षता इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से। तो मैं उन्हीं की चर्चा आपसे करूंगा, और कोशिश करेंगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन कुछ छोटी छोटी बातों को से माध्यम से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रहा हूं। हालांकि प्रेजेंटेशन में कंटेंट पार्ट शायद नहीं के बराबर है, लेकिन इस पूरे सत्र को अधिक रोचक और सरस बनाने के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है वो एक मेरे ख्याल से एक मोटिवेट करेगा हमारे सभी साथियों को कि इन बातों को वो लंबे समय तक याद रखें। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। जस्ट ए मिनट। प्रेजेंटेशन विजिबल है? अगर आप मुझे बता सकें अनम्यूट करके कोई आप में से, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yeah. थैंक यू, It's थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो कौन से गुण हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतरीन बना सकते हैं? देखिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए जो पहली बात है वो है लर्निंग। कहते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई आयु नहीं होती, और सीखने के बारे में ये बिल्कुल सत्य है कि यदि 25-30 वर्ष की आयु में भी किसी ने अगर अपने सीखने के लिए मस्तिष्क के द्वार बंद कर दिए हैं, व्यक्ति सीखना नहीं चाहता या कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, तो शायद वो 70 साल के व्यक्ति से कम नहीं है। लेकिन यदि 70 साल के व्यक्ति में भी सीखने की जबरदस्त उत्कंठा है तो उसकी गणना हम एक 25-30 साल के नौजवान से कर सकते हैं। सौभाग्य से कम्युनिकेशन और विशेष तौर पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वह विधा है जिसे हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। मैं 4 दशकों का लंबा शिक्षण अनुभव के बाद भी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और विशेष तौर पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को आज भी सीख सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की विधा जन्मजात नहीं होती, लेकिन इसे लगातार
सीखा जा सकता है। कहते भी हैं कि बोलना तो हम सीख जाते हैं जन्म के बाद, लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, इसके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। और निश्चित तौर पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बहुत सारे आयामों को हम लगातार सीख सकते हैं। तो इस मान्यता को लेकर कि हम सभी लोग सीखना चाहते हैं और हमें सीखना चाहिए, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्रोनियन है आस्क, ऑलवेज सीक नॉलेज। मुझे लगता है कि बेटर कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। क्या हमें 3 क्षेत्रों में सीखना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए। नंबर 1, विषयाधिकार। हम लोग जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी हम समझते हैं कि दक्षता या प्रवीणता हम बढ़ाना चाहते हैं, हमें अपने विषय पर लगातार अध्ययन और चिंतन करना चाहिए। जैसे मैंने अभी भी कहा कि बोलना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी अपने विषय पर अच्छी पकड़ है तो निश्चित तौर पर आप सारगर्भित बात कह पाएंगे, आप अधिकार पूर्वक अपनी बात कह पाएंगे, आप में भरपूर आत्मविश्वास होगा। इसलिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि हमारा अपने अपने विषयों पर जबरदस्त अधिकार हो, क्योंकि विषय अधिकार होने पर ही हम दूसरे व्यक्ति को अपने विद्वता से और अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं। तो पहली बात है विषय अधिकार। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है भाषा अधिकार। जिस भाषा में भी आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, आप किसी ने माइक का अनम्यूट कर दिया है, आप कृपया करके माइक का हेलो, माइक अनम्यूट, माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। मानव साहब, इनका माइक म्यूट कर दीजिएगा, किसी का माइक खुला हुआ है। भाषा अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। आप चाहे बात हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें या अपने अंचल की बोली में बात करें, जिस विषय में भी अपनी बात आप रख रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के सम्मुख उस भाषा पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात दूसरों के सम्मुख रख पाएंगे। और नंबर 3, एक जीवंत कम्युनिकेटर के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अलग अलग विषयों पर अधिक से अधिक जानकारी रखने का प्रयास करे। यानी एज ए लाइवली कम्युनिकेटर हमें अलग अलग विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे व्यक्ति के परिवेश के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार हम उस व्यक्ति से उसके ही विषय पर बात कर पाए। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। विषय के साथ साथ भाषा पे हमारा अच्छा अधिकार होना चाहिए। और नंबर 3, कि एज ए लाइवली कम्युनिकेटर हम हर विषय के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। और ये तब संभव है, तीनों ही क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं, यदि हमारी अधिक से अधिक जानने में इच्छा तो हुई, लेकिन हमारी अध्ययन में भी रुचि हो, हम खूब पढ़ते हों या अन्य मीडिया के अन्य माध्यमों से अपनी जानकारी में लगातार इजाफा करते रहें। तो ऑलवेज सीक नॉलेज। यदि न विषय पर अधिकार है, न भाषा पर अधिकार है, न हमें अलग अलग विषयों की जानकारी है, तो फिर ये उम्मीद करना कि हम एक लाइवली कम्युनिकेटर बन पाएंगे, शायद संभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डेल कार्नेगी की पुस्तक से लिए गए इंटरपर्सनल स्किल्स के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की, या एक महत्वपूर्ण टिप की। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल में यह लिखा है कहीं कि
वास्तविकता यथार्थता यही है कि लोग मूलतः अपने आप में रुचि रखते हैं, न कि आप में। So people are primarily interested in themselves and not in you. एक सामान्य बात है, लेकिन हमें इस नियम का भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसका लाभ लेना चाहिए। कृपया माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। या तो इसका लाभ हम इस रूप में ले सकते हैं कि जब भी हम किसी से रूबरू हों तो हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हेलो सर, मुझे आवाज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मेरा आवाज मुझे नहीं। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरे में आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा तो सा बता दीजिए कोई। ऐसा साक्षी जी, आपके टेक्निकल प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, बाकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। पूरा पूरा क्लियर है सर, प्लीज आप हाँ, लॉग clear है आउट करके पूरा। लॉग इन करिए साक्षी। मैं भी देयर इज हाँ। सम प्रॉब्लम एट योर एंड। साक्षी जी अपना दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा। हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस नियम का उपयोग इस रूप में किया जा सकता है कि जब हम किसी से रूबरू हों तो इस बात को जानने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति की अभिरुचि किस क्षेत्र में है, उस व्यक्ति के हित की बात क्या है, और हम अपनी बात से उस व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं यदि संभव हो तो। और इसीलिए कम्युनिकेशन का एक नियम है कि कम्युनिकेशन के दौरान, वार्तालाप के दौरान, हम अधिक से अधिक यू शब्द का इस्तेमाल करें, ना कि आई का, क्योंकि लोगों की अभिरुचि उनमें उनके अपने हित में है। इसलिए जहां तक संभव हो आप यू का इस्तेमाल करें और आई का इस्तेमाल कम से कम करें। मार्केटिंग के फील्ड में एक आम नियम है कि जब एक विक्रयकर्ता किसी भावी ग्राहक से वार्तालाप करता है तो वह केवल इस बात में ध्यान नहीं देता कि उसको अपनी बिक्री बढ़ानी है, लेकिन वो बात इस रूप में रखता है कि यदि उस उत्पाद को या उस सेवा को वो ग्राहक खरीदेगा तो उसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, या किस प्रकार से वो उत्पाद या उसकी वो सेवा किस प्रकार से उस ग्राहक के लिए फायदेमंद है। ये नियम केवल मार्केटिंग के लिए ही नहीं है, लेकिन हम सब के लिए है कि जब भी हम वार्तालाप करें तो पहले दूसरे के हित की या दूसरे के लाभ के लिए अगर हम कुछ बात कर सकते हैं तो शायद वह हमारी बात को ध्यान से सुनेगा भी, और शायद उस कंटेंट को अधिक महत्ता के साथ स्वीकार करेगा भी। तो इस नियम को हमेशा ध्यान में रखें कि आप अपने वार्तालाप में कुछ इस तरह से बात करें जिसमें कि आप दूसरे व्यक्ति के हित की बात करें, और साथ ही साथ आप अपने वार्तालाप में उस व्यक्ति को इस प्रकार से इन्वॉल्व करें जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अधिक से अधिक उस व्यक्ति के हित में पर्सनलाइज्ड हो जाए। एक बहुत सामान्य नियम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी कि पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी से वार्तालाप करें, जिस वक्त आप जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो ये मानकर मिलिए कि उस वक्त वह व्यक्ति आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हर व्यक्ति को अपना अहम प्यारा होता है। हर व्यक्ति को पूरा मान सम्मान दीजिए, और मान सम्मान देने के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि उस व्यक्ति को ये महसूस हो कि वो व्यक्ति आप उस व्यक्ति को आप अधिक महत्ता दे रहे हैं, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए लोग इस बात को अक्सर याद रखते हैं कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है। इस बात को लोग भूलते नहीं है। एक छोटी सी वार्तालाप के दौरान ही यदि आपने किसी व्यक्ति को पूरा पर्याप्त मान सम्मान दिया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे उसकी गरिमा में, उसकी मान सम्मान में अगर बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर वो वार्तालाप अधिक प्रभावशाली बन सकता है। मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। संबंधों का आधार आपके द्वारा दिया गया पहला प्रभाव है। ये तो नहीं कहता मैं कि हमेशा
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हालांकि कहने में तो आता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आपका पहला इंप्रेशन से ही आपके संबंध स्थायी हो पाएंगे। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आवश्यक है कि आपका पहला प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व, आपके पहनावे के साथ साथ आपके जो आरंभिक वाक्य हैं या जिस तरह से अपनी वार्तालाप आप शुरू करते हैं, उससे बड़ा ही अच्छा प्रभाव व्यक्ति को ऊपर पड़ता है। और वही प्रभाव एक दीर्घकालीन संबंधों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुछ इस तरह से अपनी बात शुरू करें, कुछ इस गर्मजोशी के साथ लोगों से मिलें, कुछ इस प्रकार से लोगों का अभिवादन करें, कुछ इस प्रकार से अपना परिचय दें कि आपका एक सकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़े। तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसका बड़ा महत्व होता है। और इसीलिए हमें सोचना है कि किस प्रकार से हम अपना अच्छा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर छोड़ सकते हैं। वॉइस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मेरी आवाज जैसी है वैसी है, इट इज गॉड गिफ्टेड। लेकिन कहने का अंदाज मेरा अपना है। मैं अपनी आवाज नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने कहने के अंदाज को अवश्य बदल सकता हूं। अब जैसे देखिए ना, कुछ लोग इतना जोर से बोलते हैं, बिल्कुल पास पास हैं, पारस्परिक वार्तालाप हो रहा है, लेकिन इतना जोर से बोलते हैं कि कर्ण फोड़ लगते हैं। और कुछ लोग इतना धीमे बोलते हैं कि पास होते हुए भी आपको सुनने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं। कुछ लोग इतना जल्दी बोलते हैं जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस जा रही हो, और कुछ लोग इतना धीमे 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 बोलते हैं कि सुनने में आपको बड़ा उबाऊपन महसूस होने लगता है। कुछ लोग जब बोलते हैं तो बोलते वक्त मुंह खोलने में भी कंजूसी करते हैं, जैसे कुछ फुसफुसा रहे हैं, ऑडिएबल नहीं होते। सामान्य वार्तालाप के दौरान भी कुछ लोग कुछ शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कि हम तकिया कलामों के नाम से जानते हैं, यानी एक ही शब्द को वो कई बार दोहराते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। और जब हम लोग किसी से रूबरू हो रहे हो तो इतना जोर सा ना बोलें कि कर्ण फोड़ लगें, इतना धीमे ना बोलें कि सुनाई ना दें, इतना जल्दी ना बोलें कि बात समझ में ना आए, और इतना धीमी गति में भी ना बोलें कि आपको एक तरह से उबाऊपन महसूस हो। सहजता से, सरलता से, स्पष्टता से बोलिए। और साथ ही साथ जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन की अपनी एक अलग अहमियत होती है। मैं समझता हूं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी कभी कभी थोड़ा सा अगर वॉइस मॉड्यूलेशन होता है तो बड़ा अच्छा होता है। जहां जिस बात पर बल देना हो थोड़ा सा हाई पिच पर, जहां आपको थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना हो थोड़ा सा लो पिच पर आप बोलेंगे। थोड़ा सा अगर आपके वॉइस में अगर मॉड्यूलेशन होगा तो शायद आप अधिक प्रभावी बन पाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह का संदेश या कंटेंट है उसके हिसाब से आपकी जो वॉइस टोन है वो बदलनी चाहिए। जब हम बोलने की बात करते हैं तो एक बात और इम्पोर्टेंट है, और वो यह कि जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रोसेस ये होता है कि हम पहले सोचते हैं, विचार हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले उपजता है, और जब विचार मस्तिष्क में उपजता है तो उसके बाद हमारी आवाज के जरिए दूसरे व्यक्ति के कानों में पहुंचता है, और कानों में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी ये कहा जाता है कि समझदारी पूर्वक किया गया हर कम्युनिकेशन या सेंसेबल कम्युनिकेशन एक तरह से हेड टू हेड कम्युनिकेशन होता है। ये हेड टू हेड कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन हम कुछ इसके आगे की बात कहें, कुछ दार्शनिक बात होगी कि हेड टू हेड कम्युनिकेशन तो सही है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता वैसे ही बोलता है तो अक्सर कहने में आता है
नॉनसेंस कम्युनिकेशन। नॉनसेंस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां के व्यक्ति अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसलिए सेंसेबल कम्युनिकेशन तो हेड टू हेड होना ही चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करें, इस तरह से अपनी बात रखें कि न केवल हेड टू हेड कम्युनिकेशन हो, लेकिन साथ ही हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। अपनी बात इस तरह से रखी जाए कि बात दिल से निकले और दूसरे व्यक्ति के दिल को जाकर छू जाए। यानी अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जहां दो दिलों के तार जुड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दिमागी बातें तो सतही बातें होती है, लेकिन जब दिल से दिल के तार मिलते हैं तो ऐसी बात का प्रभाव स्थायी और दूरगामी होता है। और वो तभी संभव होगा जबकि आपके कंटेंट, आपका जो वॉइस का आपका जो स्टाइल है, आप उसमें जो परिवर्तन ला रहे हैं, उससे ही वो बात शायद हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के रूप में परिणत हो सकती है। एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें तो इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखें कि ऑलवेज प्लान योर कम्युनिकेशन। तभी तो कहा जाता है तोल मोल के बोल। ये बात बिल्कुल सही है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कि यदि आप बिना बोले, बिना सोचे आप अगर बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब व्यक्ति बोलता है तो उस वक्त बॉडी का एक ऑर्गन सबसे अधिक एक्टिव होता है और वह है उसकी जवान। और जवान बॉडी का एक बहुत ही यूनिक अंग है, क्योंकि जवान बॉडी का वो अंग है, जीभ बॉडी का वो अंग है जो सबसे अधिक फ्लेक्सिबल है। शायद उससे अधिक फ्लेक्सिबल चीज बॉडी में नहीं है। कारण यह है कि हमारी जो जीभ है उसमें हड्डियां नहीं है, टंग इज बोनलेस। और यही कारण है कि जवान फिसल जाती है, जवान चल जाती है। जवान फिसले नहीं, जवान चले नहीं, इसके लिए कुदरत की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जवान के चारों ओर 32 दांतों का एक सुरक्षा कवच है। यानी एक जवान है और 32 उसके बॉडीगार्ड है, जेट टाइप सिक्योरिटी है, जो कि अच्छे अच्छे वीआईपीज को भी अवेलेबल नहीं है। अब इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी अगर जवान चल जाती है या फिसल जाती है तो जवान के हड्डी ना होते हुए भी ये अच्छे अच्छे की हड्डियां तोड़ सकती है। एक बात किसी को आप अनर्गल कह के देखिए, ना पता लगेगा बॉडीगार्ड्स का और ना ही हड्डियों का। इसीलिए हमने हेड टू हेड कम्युनिकेशन की बात कही और साथ साथ जोड़ा हेड टू हेड के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की। बोलना शायद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद पूरे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बोलना केवल 50% भाग ही है, क्योंकि 50% जो बाकी पार्ट है वो है लिसनिंग। कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं है, लेकिन सुनना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां दूर होती है और न सुनने से बहुत बड़ी गलतफहमियां हो सकती है और ब्लंडर्स हो सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग अच्छा बोल तो लेते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। पति पत्नी संबंधों में या अधिकारी अधीन संबंधों में भी अक्सर हम आम भाषा में कह देते हैं पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, हमारे ये सुनते नहीं है। या अधीनस्थ अपने अधिकारी के लिए कहते हैं कि मेरा बॉस सुनता नहीं। वो किसी भी प्रसंग में कहें, लेकिन एक बात है कि अगर सुना जाए तो शायद बहुत सारी, अगर जैसा मैंने कहा, बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो सकती है। जब हम सुनने की बात करते हैं तो हम कान का इस्तेमाल करते हैं, और कान की अगर आप शेप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कान अपने आप में एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह का शेप लिए हुए हैं, और जिसका सीधा मायने यह है कि कान अधिक से अधिक जानना चाहता है, सुनना चाहता है, और प्रश्नों के माध्यम से जब व्यक्ति उनके उत्तर देता है तो अगर सुना जाएगा तो
बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर होगी और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। जब व्यक्ति केवल बोलने में विश्वास करता है और सुनना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में एक बार तो ऐसे व्यक्ति की हत्या आप चढ़ जाएंगे, लेकिन दूसरी बार कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति से आप अपनी एक दूरी बनाकर रखें, या दूर से इस व्यक्ति को देखने के बाद अपनी दिशा आप बदल देंगे। सच्चाई यह है कि यदि आप बोलते ही बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, तो अब एक उबाऊ किस्म के वक्ता बन जाते हैं। लेकिन यदि आप बोलने के साथ सुनने में भी विश्वास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी वार्तालाप अधिक सरस बन पाती है, जीवंत बन पाती है। और इसीलिए मेक इट टू वे, ऐसा ना हो कि वन वे कम्युनिकेशन ही रह जाए। एक साधारण इक्वेशन यह है कि जितना बोलें उससे डबल सुनिए। तो अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप सुनने में भी उतनी ही आप में क्षमता है कि नहीं। कहते हैं कि बोलने से भी ज्यादा कई बार मुश्किल होता है सुनना, और वो भी लिसनिंग विथ कॉन्सेंट्रेशन। दो शब्द हैं, एक है हियरिंग और दूसरा है लिसनिंग। हियरिंग का मायने यह है कि व्यक्ति केवल एक व्यक्ति सुनने मात्र के लिए सुन रहा है। हियरिंग के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी है, हियरिंग गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जब हम किसी को सुनते हैं विद कंसंट्रेशन, तो वही हियरिंग लिसनिंग में बदल जाती है। सौभाग्य से 99.99% लोग अच्छे से सुन पाते हैं, हियरिंग तो कर पाते हैं, लेकिन दे लैक लिसनिंग विद कंसंट्रेशन, जिसकी की बहुत अधिक आवश्यकता इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में है। हमने बोलने की बात की, हमने सुनने की भी बात की, लेकिन इसके अलावा एक और डायमेंशन अभी हम बात करने वाले हैं, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके पहले स्लाइड देखिएगा। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि बोलने के पहले आप विचार कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड्स कैन हर्ट और हील। व्हाट डिड yours do today? That is, if you are not thinking, then perhaps there will be blunders. अपने आप से सवाल कीजिएगा, जो आप बोल रहे हैं, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? यदि ऐसा नहीं है तो बोलने से तो ना बोलना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति शायद बाहरी चोटों से उतना घायल नहीं होता जितना कि शब्द रूपी तीखे बाणों से। इसलिए बेहतर होगा कि बोलने के पहले आप थोड़ा सा सोचिए, और चाहे आप कम बोलें, लेकिन जो बोलें वो वजनदार बोलें, कंटेंट आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। बोलने और सुनने के साथ एक और डायमेंशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट, और वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रसिद्ध विद्वान कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मेहर बीएन ने अपने सर्वेक्षण के दौरान ये बताया है कि किसी भी संप्रेषण की प्रभावशीलता में जो कंटेंट पार्ट है वो 8% कंट्रीब्यूट करता है, 37% 37% कंट्रीब्यूट होता है आपकी टोन ऑफ वॉइस से, आपकी आवाज की शैली से, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या शरीर की भाषा। दैट कंट्रीब्यूट्स 55%, 8% कंटेंट, देन 37% टोन ऑफ वॉइस और 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप प्रिसाइजली आंकड़ों पर ना जाएं, लेकिन इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कितनी अधिक इंपॉर्टेंस है सभी प्रकार के कम्युनिकेशन में, और विशेष तौर पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में पूरा विषय है, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और उसमें पहली है आपका आई कांटेक्ट। जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप रूबरू हो रहे हैं, उससे नजर मिला के बात कीजिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप नजर मिलाते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अधिक पर्सनलाइज बन सकता है, और नजर नहीं मिलाते आप
तो एक प्रकार से आप उस व्यक्ति की अनदेखी कर रहे हैं। और यदि आप दूसरे व्यक्ति की अनदेखी कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को इस बात का पूरा अधिकार है कि आपको वो व्यक्ति इग्नोर कर देगा। इसलिए नजर मिला के बात कीजिए। जब आप नजर मिलाते हैं तो इस बात का परिचायक भी है कि आप में भरपूर आत्मविश्वास है, आप सही बात कह रहे हैं। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, जब किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, सामान्य परिस्थिति में उस व्यक्ति से मुस्कुरा के बात कीजिए। मुस्कुराहट इस बात का द्योतक होगा कि आपको उस व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगा है। यह भी एक सामान्य नियम है कि हर व्यक्ति दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना पसंद करता है। गमगीन चेहरे लोगों को पसंद नहीं आते। मुस्कुराहट इस बात का भी द्योतक है कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति या व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। तो मुस्कुरा के बात कीजिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बदले में आप मुस्कुराहट पाते हैं, और जब आप मुस्कुराते नहीं हैं तो बदले में कुछ पाते भी नहीं। नजर मिला के बात कीजिए और मुस्कुरा के बात कीजिए। हाँ, एक लाइटर पार्ट ये जरूर है कि नजर किससे कितनी मिलानी है और मुस्कुराना किसको देकर कितना है, इसके निर्णायक आप स्वयं होंगे। आपके चेहरे की अभिव्यक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, आपके चेहरे पर वैसे एक हाव भाव भी आने चाहिए। आपका चेहरा भाव शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने भावों से, चेहरे पर आ रहे आपके भावों से अपने कंटेंट को आप अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जिस तरह की वार्तालाप आप कर रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर भाव नहीं आते तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई लोग बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के होते हैं, कहते कुछ हैं और उनके भाव कुछ और होते हैं। यदि ऐसा है तो आप कोई भी शोध कर लीजिएगा, ये बात पक्की है कि आप कह कुछ रहे हैं, आपके हाव भाव कुछ और हैं। तो सामान्य स्थितियों में उस बात का सही मतलब इस बात से नहीं निकलता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर आ रहे जा रहे भाव भंगिमा इस बात को शायद सही रूप प्रदान करती है कि उस बात के पीछे आपका सही मकसद क्या है। व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हाव भाव में कुछ व्यंग के भाव हैं, तो ऐसी स्थिति में एक समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि ये प्रशंसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ व्यंग छिपा हुआ है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी अपना ध्यान देना आवश्यक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में परानुभूति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दूसरे की जगह अपने आप को रखकर सोचिए और बोलिए कि अगर मैं उस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मेरी समस्याएं क्या होती, मेरी कठिनाई क्या होती, मेरी स्थिति क्या होती। यदि दूसरे की जगह अपने आप को रखकर आप सोचते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मेरी अपेक्षा क्या होती, या मेरी कठिनाई क्या होती, या मैं किस परिवेश में होता, तो निश्चित तौर पर बातचीत करने का आपका तरीका पूर्णतया बदल जाता है और आप लोगों की कठिनाई को महसूस करते हुए अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कि हमारे संबंधों में सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो परानुभूतिपूर्ण रवैया ना होना है। हम अपने ही नजरिए से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, अपनी बात रखते हैं। दूसरे के नजरिए से चीजों को देखें, सोचें और उसके हिसाब से अगर बात करें तो शायद तस्वीर बदल जाएगी और हम व्यक्ति के अधिक नजदीक आ पाएंगे। इसलिए आपका रवैया सहानुभूति से कहीं आगे परानुभूति पूर्ण होना चाहिए, यानी दूसरे के नजरिए से हम चीजों को हमेशा देखें और सोचें। मुझे लगता है कि जलन या जेलसी और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधी है। यानी अगर मन में कुछ जलन के भाव हैं तो हम अच्छा कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते।
सही बात तो यह है कि जेलस, हेट, एंगर ये कम्युनिकेशन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो किसी से ईर्ष्या मत रखिए, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आपके मन में जलन के भाव आने ही नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति ने तरक्की की है, यदि व्यक्ति ने यश और कीर्ति हासिल की है, तो उसके लिए बजाय जलन रखने के आप उससे प्रेरणा लीजिए। आप भी उन रास्तों को अपनाइए या कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आप भी वहां पहुंच सकें जहां के वो व्यक्ति पहुंचा है। आपका परिश्रम और पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। जलने से आप स्वयं जलेंगे, उस व्यक्ति का कुछ भी आप प्रतिकूल आप नहीं कर पाएंगे, और निश्चित तौर पर जलन रखने पर अपने संबंधों को उस व्यक्ति से आप बिगाड़ भी लेंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा था घृणा के बारे में, घृणा भाव ना रखें, बल्कि हर व्यक्ति को सम्मान भी दें और समानता का व्यवहार आपको रखना चाहिए। क्रोध, क्रोध खतरे की घंटी भी है, और क्रोध पर नियंत्रण तो करना ही चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से यदि आपको क्रोध आ रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि महत्वपूर्ण संवादों को अगर आप स्थगित कर देंगे तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें या ना बोलें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना बोलेंगे उसका प्रतिकूल असर ही पड़ेगा। किसी ने सही कहा है कि 10 मिनट किया गया क्रोध जीवन के आनंद के 600 सेकंड बर्बाद कर देता है। और क्रोध में निश्चित तौर पर आपने अगर कुछ कह दिया तो बात का बतंगड़ बन सकता है और आपके संबंध स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने एंगर को कंट्रोल करें। नहीं कर सकते तो महत्वपूर्ण संवादों को आप सस्पेंड तो कर ही सकते हैं। अंतर व्यक्तिगत संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा अभिमान, हमारा अहम। जितना अधिक अहम होगा, इसका मतलब होगा कि आपका जो आई है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। बस जो मैं जो हूं, जो कुछ मैं हूं, बस मैं हूं। आई आई आई। कई लोग हमेशा आई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। सच्चाई यह है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ दूसरा व्यक्ति है, और बीच में इस आई या अहम रूपी दीवार आपने खड़ी कर ली है। जितनी बड़ी आपकी ये दीवार होती जाएगी, उतना ही लोगों से आप कटते जाएंगे। गिरा दीजिए इस दीवार को, आई रूपी दीवार को, क्योंकि जब ये आई रूपी अहम रूपी दीवार गिरती है तो वही जो एक रुकावट, एक दीवार बनी हुई थी, वो अब एक पुल का काम करेगी और आप लोगों से अधिक जुड़ पाएंगे। तो शायद स्वाभिमान अच्छा है, लेकिन अभिमान कभी ना रखें। अभिमान रूपी दीवार को गिरा दीजिए। तो जेलस, हेट, एंगर, एरोगेंस, ये जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, जितना आप दूर इनसे आप रह पाएंगे, उतना ही आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेटर होता जाएगा। प्रेज, दुनिया का ये भी एक नियम है कि हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। क्यों नहीं हम अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इस एक आम नियम का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। जब कभी जहां कहीं अवसर मिले, हम लोगों की प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें। मैं अति प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, मैं झूठी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने उपलब्धियां हासिल की है, यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रशंसनीय है, यदि व्यक्ति के कुछ गुण हैं, तो विशुद्ध रूप से खुलकर प्रशंसा करने में कोई हर्ज नहीं है। और सौभाग्य से आप किसी की भी कहीं पर भी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रशंसा से कुछ होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन प्रशंसा से आप उस व्यक्ति के अधिक करीब आ पाएंगे। तो इसीलिए लोगों की प्रशंसा करने में आप कंजूसी ना करें, और इसीलिए हम कहते भी हैं जितने अधिक पॉजिटिव स्ट्रोक्स आप लोगों को दे पाएं उतना ही अच्छा है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, अधिकारी अधीनस्थ को, एक व्यक्ति अपने सहयोगियों की
विद्यार्थी शिक्षक को और शिक्षक विद्यार्थी को हमेशा प्रशंसा पूर्व अगर कभी बात रखता है तो शायद उसका बहुत सकारात्मक असर होता है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आलोचना का जो पुट हो वो आपके सामान्य वार्तालाप में जितना कम हो उतना ही अच्छा है। आपको आलोचना करने का अधिकार केवल तभी है वो जबकि आप उस व्यक्ति के रियल वेल विशर हो, नंबर 1, और सेकेंडली वो व्यक्ति आपकी आलोचना सुनने को तैयार हो। आलोचना का स्वरूप हमेशा रचनात्मक होना चाहिए, आलोचना बुराई के रूप में नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए प्रशंसा और आलोचना दोनों के अपने अपने कुछ नियम हैं। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशंसा आप अक्सर कर सकते हैं, आलोचना आपको कभी कभार ही करनी चाहिए। प्रशंसा आपको तत्काल करनी चाहिए, लेकिन आलोचना आपको सोच समझ के करनी चाहिए। प्रशंसा व्यक्तित्व की और कृतित्व की दोनों की जानी चाहिए, लेकिन जहां तक संभव हो आलोचना व्यक्ति के कृत्यों की ही हो। प्रशंसा सार्वजनिक होनी चाहिए, जबकि आलोचना जहां तक संभव हो हमेशा प्राइवेट ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रशंसा आप बार बार कर सकते हैं, अक्सर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अक्सर लोगों की आलोचना की तो उसका नकारात्मक प्रभाव ही होगा। इसी प्रकार से यदि आप इस बात में संशय हो कि प्रशंसा करूं या ना करूं तो प्रशंसा कर ही डालिए, लेकिन जब भी आपको इस बात में संशय हो कि आलोचना करूं या ना करूं तो बेहतर होगा कि आलोचना ना ही करें। अति प्रशंसा से और अति आलोचना से भी बचें। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपके आम वार्तालाप में प्रशंसा का इनपुट ज्यादा हो और आलोचना का इनपुट जहां तक संभव हो कम से कम हो। और इसी प्रकार से आम वार्तालाप में जहां तक संभव हो बहसबाजी से या तू मैं से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार आप कन्विंस नहीं कर सकते। आपको अपनी बात रखने का अधिकार तो है, लेकिन अपनी बात दबाव के द्वारा मनवाने का अधिकार नहीं। आपकी बात में लॉजिक हो, लेकिन अपनी बात इस ढंग से रखें कि व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ ना समझे। कहते हैं कि जब बहस छिड़ती है, वाद विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में गर्मी बढ़ती है, संबंधों में कटुता आती है। इसीलिए डिस्कशंस में विश्वास कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, लोगों को हराने की कोशिश मत कीजिए। वाद विवाद के अपने फोरम्स हैं जहां आपको पूरा अधिकार है वाद विवाद करने का, लेकिन सामान्य वार्तालाप में वाद विवाद से बचने का प्रयास ना करें। यदि आप किसी व्यक्ति की बात से सहमत ना भी हो तो बजाय बहसबाजी या तू मैं करने के अपनी बात आप रखिए शांति से, लेकिन दूसरे को गलत होने या अल्प ज्ञान की भाषा का इस्तेमाल ना करें कि व्यक्ति को ये महसूस कराएं कि वो छोटा है या उसे कुछ पता ही नहीं है या उसके पास पूरी सूचना नहीं है। इसीलिए जहां तक संभव हो डिस्कशंस को प्रमोट कीजिए और वार्तालाप में आप डिबेट से, रोजमर्रा की उस बहसबाजी से बचिए। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन में, और खास तौर से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इसकी विशेष महत्ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो अप्रोच हो, आपका जो एटीट्यूड हो वो नेगेटिव हो, लेकिन साथ ही साथ आप अच्छा कम्युनिकेट भी कर पाए। यदि आप में आशावादिता नहीं है, यदि आप में भरपूर उत्साह नहीं है, यदि आपकी दृष्टि सकारात्मक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा आशावादी रहिए, सकारात्मक रखिए, उत्साह के साथ सोचिए, उत्साह के साथ बात कीजिए। और इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए आपके जो सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं, आपके जो सर्कल के लोग हैं, वो किस प्रकार के हैं, उनका बहुत अधिक प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर पड़ता है।
किसी ने बहुत सही बात कही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसे ही आप काम करते हैं, जैसा आप काम करते हैं वैसी आपकी आदतें बनती हैं, जैसी आपकी आदतें बनती है वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है, जैसा आपका व्यक्तित्व बनता है वैसा ही आपका चरित्र बनता है, और जैसा आपका चरित्र होता है वैसी आपकी डेस्टिनी बनती है। इतना दूर दूर का संबंध है व्यक्ति का उसकी डेस्टिनी से, और निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी का जो संबंध है वो आपके कम्युनिकेशन से डायरेक्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए 3 बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आपके स्वभाव में सौम्यता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, और आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। स्वभाव में सौम्यता, व्यवहार में शालीनता और वाणी में मधुरता, यदि ये तीनों है तो निश्चित तौर पर आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। लेकिन एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि केवल मीठा बोलना ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का आधार नहीं। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कैरेक्टर की बात कही, आपकी पर्सनालिटी की बात कही, कथनी और करनी में अगर अंतर है, यदि आप दूसरों के प्रति निष्ठावान नहीं है, यदि आप विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, यदि आपका चरित्र ही संदिग्ध है, तो आप कितना ही अच्छे कम्युनिकेटर हों, कितना ही अच्छा बोलें, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोगों के बारे में, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। तो यदि आपको अपने कम्युनिकेशन को एवरलास्टिंग बनाना है तो निश्चित तौर पर आपको अन्य बातों के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पर और अपने कैरेक्टर पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स ऑलवेज लाउडर देन द वर्ड्स। लोग इस बात पर विश्वास करें या ना करें कि आप क्या कहते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास जरूर करते हैं कि आप क्या करते हैं। इसीलिए कथनी और करनी में कभी भी अंतर मत रखिए, एंड इट विल हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट इन योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ बातें मैं आपके साथ चाहता था शेयर करना। जैसे मैंने पहले भी कहा, शायद बातें आपको नई ना लगें, लेकिन यही वो बातें हैं जिनसे कि संबंध और कम्युनिकेशन बेटर बनता है या बिगड़ता भी है। और सौभाग्य से ये बातें बहुत साधारण बातें होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर इन बातों को हमारे व्यक्तित्व का, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनना ही चाहिए। एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बहुत प्रभावी व्यक्तित्व बनने के लिए हमें इन बातों को इंक्लूड करना ही चाहिए, और निश्चित तौर पर इनके माध्यम से हम अपने कम्युनिकेशन को और अधिक बेटर बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि प्रोफेसर भानावत ने मुझे आदेश दिया था कि सत्र लगभग 1 घंटे का होगा। उसके बाद शायद कुछ लोग अपनी बात रखना चाहें या कोई प्रश्न अगर आपके हों तो उनका स्वागत है। तो ओवर टू प्रोफेसर भानावत। धन्यवाद अनिल जी, आपने इस बड़े संक्षिप्त समय में एक सारगर्भित तरीके से संचार की जो एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के गतिविधियों में, उनके जीवन में रुचि लेकर के, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए, उनके साथ एक गरिमापूर्ण व्यवहार के माध्यम से, आपने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। हेड टू हेड से लेकर के हार्ट टू हार्ट, इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा स्पॉन्टेनियस और आत्मीय हो सकता है। निश्चय ही जीवन के बहुत ही जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही
मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, संवेदनशील दृष्टि से हमारे जीवन के जो दैनिक जीवन में जो बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम अपना कितना ईगो पाल लेते हैं, उस छोटे से ईगो से किस तरह से परिवार टूट रहे हैं, समाज में विद्वेष फैल रहा है, राष्ट्रों के बीच में टकराहट हो रही है। तो मुझे लगता है कि संचार के इन मूलभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे पारिवारिक स्तर से लेकर के शायद पूरी वैश्विक दुनिया में एक बेहतर समझ को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति से लेकर संस्थागत स्तर पर हम इस प्रकार के संचार को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। हमारे जो भी मित्र इसमें अपनी बात कहना चाहें, संक्षेप में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो आमंत्रित हैं। बाकी इस आयोजन में लगभग 157 मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें फिलीपींस और बांग्लादेश से भी सहभागी थे। और जैसा हम हमेशा करते रहे हैं कि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमने की है और सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स और इसके पूर्व की वेबिनार्स में जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन सभी को हम इसका वीडियो शेयर करेंगे, ताकि जो मित्र जुड़ नहीं सके वे भी अपनी समय सुविधा के अनुरूप इसको देख सुन सकें। हमारा अगला आयोजन 13 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर है, शाम को 5 बजे। वो आयोजन हमने क्रेडेंट टीवी के सहयोग से किया है, जिसमें औरंगाबाद से पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर निशा पवार, जयपुर से डॉक्टर राकेश कुमार जो एक शोधार्थी हैं, और गुवाहाटी से यूजीसी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नरेश पाल इसके साथ जुड़ेंगे। उसकी डिटेल्स हम आपको आपके मेल पे और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित कर देंगे। लेकिन इसके पूर्व की आज के इस आयोजन को अपन समाप्त करें। मैं चाहूँगा यदि आप में से कोई मित्र अपनी टिप्पणी से या किसी सवाल से अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अनिल जी से वो सवाल पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो शायद ऑफ हो गया है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और मुझे लगता है अनिल जी, जो कुछ आपने कहा है वो सीधे व्यक्ति हमारे मित्रों के मन में उतरा है और वो सारी चीज़ें स्वतः स्पष्ट हो गई हैं। तो कहीं कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर नायक आप कुछ कहना चाहते हैं शायद। नमस्कार सर। जिज्ञासा तो नहीं है, जस्ट मैं सर को कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया था, क्योंकि इतने अच्छे शब्द में, मतलब सिंपल टर्म में सर ने इतना बढ़िया समझा दिया। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित है और जो भी एम्प्लॉइज भी है, ये तो सबके लिए और सर जहाँ से शुरू किए, पर्टिकुलरली मैरिड लाइफ से, मैं आज ही मेरे मिसेस को मैं बता रहा था बिकॉज टुडे इज हर बर्थडे। तो मैंने, अरे वाह, क्या बात है। टुडे आई टोल्ड हर व्हाटएवर आई हैव रिटन टू यू इन माय व्हाट्सएप मैसेज, दैट इज अ फैक्ट। मतलब कम्युनिकेशन एंड सेक्रीफाइस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज नहीं रहता है, और कम्युनिकेशन नहीं रहता है तो नो रिलेशनशिप कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो मैं अनिल सर को बहुत मैंने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर दिस वंडरफुल टॉक। शुक्रिया शुक्रिया। उनका बर्थडे पर आपको भी बधाई। और आज आप जब यहाँ से जब आप वापस अपना जब लॉग आउट करेंगे तो सोचिए कि उनकी प्रशंसा में आप क्या 4 शब्द उन्हें कह सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उपहार आपका उनको यही होगा कि उनकी प्रशंसा करें आप। थैंक यू सर। वो प्रशंसा केवल बर्थडे पे नहीं, जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत आज से होनी चाहिए। शुरुआत आज से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नायक भी स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और शिक्षाविद हैं। तो जो आपकी टिप्पणी है निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन है। और भाई अनिल जी ने, मेरा एरिया भी कम्युनिकेशन स्किल है सर, लेट मी टेल यू। बहुत बढ़िया है। और अनिल से सुन रहा था सर को। अनिल जी के साथ साथ कम्युनिकेशन टुडे परिवार की ओर से भी आपको और आपकी सहधर्मिणी को हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की। क्योंकि एक पारिवारिक माहौल में ही अपन ये सारा संवाद और चर्चा करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये दौर आगे भी रहेगा। हम इस माध्यम से, आप कहाँ पटना में बैठे हुए हैं और हमारे इतने आयोजनों के साथ आप जुड़े हैं, ये भी हम एक सौभाग्यशाली हैं कि एक संवाद शुरू हो पा रहा है।
तो आपके इस उत्साहवर्धन के लिए, प्रेरणा के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब इस चर्चा को अपन यहाँ समाप्त करते हैं। भाई अनिल जी, जिनका लंबा अनुभव, जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रशिक्षण के जो हमारे जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, उस पर जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से, जिस संवेदनशील ढंग से आप अपनी टिप्पणी करते हैं, और ये कम्युनिकेशन है कि किस तरह से चित्रों के माध्यम से, उन छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से आप उस जीवन के विराट पक्ष को हमारे सामने जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उनका हर एक छोटा छोटा सूत्र मुझे लगता है कि किस तरह से हम सुनने की क्षमता विकसित करें, किस तरह से आई कांटेक्ट हो, किस तरह से भावाभिव्यक्ति हो, परानुभूति, ईर्ष्या से कैसे दूर रहें, आलोचना, शालीनता। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे शब्द जो है, ये एक एक अभिव्यक्ति जो है वो बहुत अधिक विस्तार से विवेचन की अपेक्षा कर सकती है। हम घंटों इस पर चर्चा कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। आपने जो एक आज की शाम को जो ये एक खुराक दी है चिंतन के लिए, निश्चित रूप से हमारे भावी जीवन में कहीं एक बदलाव की तरफ एक दस्तक की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को जिन्होंने समय दिया इस चर्चा में सहभागिता के लिए। हम आप सभी के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं और आने वाली जो हमारी वेबिनार्स हैं उसमें भी आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर फलावत आपका। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।